लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 18वीं कहानी मंगल सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। काल 1857 ईस्वी। ये दोनों आज टावर देखने गए थे। वहां उन्होंने उन कोठरियों को देखा जिनमें राजा के विरोधी जिंदगी भर सड़ा करते थे, उन सिकंजों, कुल्हाड़ों तथा दूसरे हथियारों को देखा जिनसे राजा साबित करते थे कि जीवन मरण उसके हाथ में है और सही माने में वो पृथ्वी पर ईश्वर के युवराज या यमराज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने उन्हें आकर्षित किया था वो था वो स्थान जहां इंग्लैंड के राजा रानियों के सिर कटकर भूमि पर लुंठित हुए थे। एनी रसल ने आज भी उसके हाथ में अपने कोमल हाथों को दे रखा था, किंतु आज उनकी कोमलता का कुछ दूसरा ही असर उसके ऊपर पड़ रहा था। जान पड़ता था फाराडे की बिजली, जिसे 11 साल ही पहले 1845 ईस्वी में उस वैज्ञानिक ने आविष्कृत किया था, की भांति एक शक्ति निकलकर एनी के हाथ से उसके शरीर में दौड़ रही है। मंगल सिंह ने कहा, एनी, तुम बिजली उद्गम यानी बैटरी हो क्या? ऐसा क्यों कहा मंगी? मैं ऐसा ही अनुभव करता हूं। 16 साल पहले जब इंग्लैंड की भूमि पर मैंने कदम रखा तो जान पड़ा अंधेरे से उजाले में चला आया। मुझे यहाँ एक विशाल दुनिया, लंबाई चौड़ाई में नहीं बल्कि भविष्य के गर्भ में दूर तक बढ़ती दुनिया दिखाई पड़ी। चुकंदर की चीनी 1808 ईस्वी, भाप का जहाज स्टीमर 1819 ईस्वी, रेलवे 1825 ईस्वी, तार 1833 ईस्वी, दिया सलाई 1838 ईस्वी, फोटो 1839 ईस्वी, बिजली की रोशनी 1844 ईस्वी। जरूर देखने के लिए नई और आश्चर्यजनक चीजें ही थीं, किंतु जब कैम्ब्रिज में मुझे उनके बारे में पढ़ने तथा रसायनशाला में प्रयोग कर देखने का मौका मिला तो मुझे समझ में आने लगा कि दुनिया के भविष्य में क्या लिखा है। सचमुच तुम्हें इंग्लैंड में आना अंधेरे से उजाले में आना सा मालूम हुआ? उन्हीं अर्थों में जिन्हें अभी मैंने बतलाया। नहीं तो भारत छोड़ते वक्त मेरे मन में सिर्फ 2 ख्याल थे। एक तो अपने प्रिय इष्ट देवता प्रभु मसीह के भक्तों के देश को देखूंगा, दूसरे अपने कुल की खोई राजलक्ष्मी को लौटाने की कोशिश करूंगा। कितनी ही बार मैंने चाहा तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं, लेकिन बातें ऐसी ही भूल गई। आज मंगी, उसे कहो जिसने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उसे कहने में मुझे क्या उज्र होगा। चलो प्यारी एनी, टेम्स के इस शांत स्रोत पर। टेम्स उतनी बड़ी, उतनी सुंदर नहीं है जितनी हमारी गंगा। तो भी कितनी ही बार जब मैं टेम्स को देखता हूं तो गंगा की मधुर स्मृति आ जाती है। एनी, तुम जानती हो ईसाई ईश्वर ईसा मसीह को छोड़ बाकी सारी पूजाओं को कुफ्र समझते हैं और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु टेम्स ने ईसाई से एक बार फिर मुझे काफिर बनाया। मैंने अपनी हिंदू काफिर माँ को बड़ी भक्ति से फूल चढ़ा गंगा को प्रणाम करते देखा। अब दोनों टेम्स के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने पत्थर के एक चबूतरे पर आसीन हो टेम्स की ओर मुंह कर लिया। कंटोप जैसी सफेद टोपी से निकलकर गालों पर लटकती एनी की सुनहली जुल्फें हवा के झोंके से लहरा उठीं। मंगल ने उन्हें चूम लिया, फिर अपनी बात प्रारंभ की। इस टेम्स के किनारे से कितनी ही बार मैंने मानस फूल अपनी गंगा को अर्पित किए। गंगा को फूल चढ़ाती थी तुम्हारी माँ, बड़े भक्ति भाव से, जैसे ईसाई प्रभु मसीह के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। मैं उस वक्त पहले ईसाई हुआ था। मुझे ये घृणित प्रथा मालूम होती थी, किंतु अब न जाने कितनी बार मैं गंगा के प्रति अपने मानस अपमान के लिए पश्चाताप कर चुका हूं। ईसाइयत ने जिस भावना को नष्ट करना चाहा, हमारे कवियों ने उसे फिर उज्जीवित किया। जानते हो ना, हम लोग इसे पिता टेम्स कहते हैं और हम गंगा माई। तुम्हारी कल्पना और मधुर है मंगी। अच्छा सुनाओ अपने बारे में। बनारस और रामनगर गंगा के इस पार उस पार थोड़ी दूर पर बसे हैं। मैंने 16 वर्ष तक गंगा को देखा। मेरा मकान बनारस में गंगा के बिल्कुल किनारे था।
उसके नीचे 60 पौड़ियों की सीढ़ी गंगा धार तक चली गई थी। शायद जब मैंने आंखें खोली तभी माँ ने गोद में ले गंगा को मुझे दिखलाया। क्या जाने क्यों जान पड़ता है गंगा मेरे खून में है। रामनगर में मेरे दादा का किला है, किंतु उसे मैंने 1-2 बार ही गंगा पर नाव से चलते वक्त देखा है। भीतर जाकर या अधिक बार देखने की इच्छा नहीं होती थी। माँ तो और भी उधर नहीं जाना चाहती थी। और जानती हो ये नहीं, जो कभी उस किले की युवराज्ञी बनती और आज अंग्रेजों के डर के मारे बनारस के एक घर में नाम बदलकर जिंदगी काट रही हो, वो कैसे उस किले को आंख खोलकर देखने का साहस करती। मेरे दादा महाराज चेत सिंह को लुटेरे वारन हेस्टिंग्स ने नाहक पामाल किया। हेस्टिंग्स को इंग्लैंड में अपने किए का कुछ फल मिला, किंतु मेरे दादा के साथ कभी न्याय नहीं किया गया। छीने राज को लौटाना सस्ता न्याय नहीं था। यानी तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है? हमारे पादरी की चिट्ठी बनारस से जब तब आती रहती है और उनके जरिए मैं भी माँ को पत्र लिखा करता हूं। 5 महीने पहले तक तो वो जीवित थीं। यानी तो तुम पहले ईसाई न थे? नहीं, मेरी माँ अब भी हिंदू है। मैंने पहले चाहा था उसे भी ईसाई बनाना, किंतु अब तो तुम भी माँ के साथ गंगा माई को फूल चढ़ा प्रणाम करोगे और पादरी साहब कहेंगे इसने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। तुम ईसाई कैसे हुए? कोई खास अंतः प्रेरणा का सवाल न था। बनारस में भी अंग्रेज पादरी और पादरिनें ईसाई धर्म का प्रचार करती हैं, किंतु बनारस स्वयं हिंदुओं का रोम है, इसलिए उन्हें उतनी सफलता नहीं होती। एक बार एक डॉक्टर पादरी ने मेरी माँ का इलाज किया था, जिसके बाद उनकी स्त्री मेरे घर में आने जाने लगी। मेरी माँ और उनमें परिचय ज्यादा बढ़ गया। मैं छोटा था और मुझे वो अक्सर गोद लिया करती। तुम लड़कपन में भी बड़े सुंदर रहे होगे मंगी, कौन तुम्हें गोद में लेना न चाहता। फिर उसी पादरिन ने माँ को समझाया कि बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाओ। 5-6 वर्ष से पादरी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया। माँ अपने परिवार के अतीत के वैभव के बारे में सोच रही थीं और वो मन ही मन आशा रखती थीं कि शायद अंग्रेजी पढ़कर मेरा बेटा वंश की लक्ष्मी लौटाने के लिए कुछ कर सके। मैं 3 वर्ष का था, तभी मेरे पिता मर गए थे, इसलिए माता ही को सब कुछ करना था। हमारी संपत्ति तो राज्य के साथ चली गई थी, किंतु माँ के पास अपनी सास के दिए काफी जेवर थे और मेरे मामा भी अपनी बहन का ख्याल रखते थे। 8 वर्ष का होने के बाद मैं ज्यादा पादरी और पादरिन के घर पर रहता। मुझे हिंदू धर्म के बारे में बहुत कम सुनने का मौका मिला। यदि कुछ मिला तो पादरिन के मुख से। वो कहा करती थी कि तुम्हारा ही भाग्य है बेटा जो तुम्हारी माँ बच गई, नहीं तो तुम्हारे बाप के मरने के बाद उन्हें लोग जिंदा जलाकर सती कर डालना चाहते थे। मेरी माँ का जिंदा जलाया जाना, सती और हिंदू धर्म को एक समझकर तुम ही समझ सकती हो। ये नहीं, ऐसे धर्म के लिए अपार घृणा के सिवा मेरे दिल में और क्या हो सकती थी। उस वक्त सती प्रथा बंद होने 1829 ईस्वी में 2 साल की देर थी। मेरी भलाई का ख्याल कर माँ ने पादरिन की बात मान ली और मुझे पढ़ने के लिए कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता में जब मैं पढ़ रहा था तब माँ को संदेह हुआ कि पादरिन ने मुझे ईसाई बनाने के लिए ये सब कुछ किया है। अच्छा हुआ जो माँ को पहले न मालूम हुआ, नहीं तो मुझे अपनी आंखें खोलने का मौका न मिला होता। बच्चों की पढ़ाई का क्या भारत में ख्याल नहीं किया जाता? मुझे पढ़ाया जाता, किंतु 1300 वर्ष पहले के लिए जो विद्या लाभदायक होती वही। फिर इंग्लैंड आने के लिए माँ की आज्ञा कैसे मिली? आज्ञा मिलती, मैं बिना पूछे चला आया। पादरी ने मदद की, कैम्ब्रिज में पढ़ने का इंतजाम कर दिया। यहां से मैंने जब कुशल आनंद का समाचार माँ को लिखा तो उन्होंने आशीर्वाद भेजा। वो 55 से ऊपर हो गई हैं, हर चिट्ठी में चले आने के लिए लिखती हैं। और तुम क्या जवाब देते हो? जवाब क्या, बहाना। वो समझती हैं मैं राजधानी में हूं, इंग्लैंड की रानी से मेरी मुलाकात है और किसी वक्त मैं चेत सिंह की गद्दी का मालिक होकर लौटूंगा। उस बेचारी गंगा की पुजारिन को क्या मालूम कि तुम्हारी मुलाकात रानी विक्टोरिया से नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुकुटधारी शिरों के भयंकर शत्रुओं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिख एंजेल्स से है।
अभी जब भारत पूंजीवादी दुनिया और उसकी शक्ति का ही ज्ञान नहीं रखता तो वो मार्क्स के साम्यवाद को कैसे समझ पाएगा। मार्क्स से कभी भारत के बारे में भी तुमसे बातचीत हुई? कितनी ही बार, और मुझे आश्चर्य होता है यहां बैठे बैठे कैसे उसको भारत के जीवन प्रवाह का इतना ज्ञान है। लेकिन ये कोई जादू का चमत्कार नहीं है। पिछले 300 वर्षों में भिन्न भिन्न अंग्रेजों ने भारत के बारे में जितना ज्ञान अर्जन कर लिपिबद्ध किया वो सब यहीं लंदन में मौजूद है। मार्क्स ने उन गर्द पड़ी पोथियों को बड़े ध्यान से उल्टा है, और जो कोई भी भारतीय यहाँ मिल जाता है उससे पूछ पूछ कर वो अपने निर्णय की परीक्षा करता है। मार्क्स के भारत के भविष्य के बारे में क्या विचार हैं? वो भारत के योद्धाओं की वीरता की बड़ी प्रशंसा करता है। वो हमारे दिमाग की दाद देता है, किंतु हमारी पुराणपंथिता को भारत का सबसे बड़ा शत्रु समझता है। हमारे गांव स्वयंधारी छोटे छोटे प्रजातंत्र हैं। प्रजातंत्र? सारा देश नहीं, उसका एक जिला क्या, 2 गांव मिलकर भी नहीं, सिर्फ एक अकेला गांव। किंतु सभी जगह नहीं। जहां लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी नकल पर जमींदारी कायम कर दी वहां का ग्राम प्रजातंत्र पहले खत्म हो गया। इस ग्राम प्रजातंत्र का संचालन जनसम्मत 5 या उससे अधिक पंच करते हैं। पुलिस, न्याय, आबपाशी, शिक्षा, धर्म आदि सभी विभागों का वो संचालन करते हैं, और बहुत ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, न्याय और निर्भयता के साथ गांव की एक एक अंगुल जमीन या छोटे से छोटे आदमी की इज्जत की रक्षा के लिए अपनी पंचायत के हुक्म पर गांव का बड़ा या बच्चा हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहता है। मुसलमान शासकों ने पहले पहल, जबकि उनका राज दिल्ली के आसपास थोड़ी दूर ही तक था और वो अपने को मुसाफिर समझते थे, पंचायतों को नुकसान पहुंचाना चाहा था, किंतु पीछे उन्होंने पंचायतों के स्वायत्त शासन को मंजूर किया। ये अंग्रेज शासक, और उसमें भी खासकर इंग्लैंड का जमींदार कॉर्नवालिस ही था, जिसने ग्राम प्रजातंत्र को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया और कितने ही अंश तक सफलता पाई, किंतु उतने से शायद वो जल्दी न टूटती। ग्राम के प्रजातंत्र और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता पर सबसे घातक प्रहार पड़ा है मॉन्चेस्टर, लंकाशायर के कपड़े, शेफील्ड की लोहे की चीज़ों तथा इसी तरह के और कितने ही यहाँ से जाने वाले माल का। 10 जुलाई 1822 को कलकत्ता में पहला भाप से चलने वाला जहाज यानी स्टीमर पानी पर उतारा गया। उसने साथ ही गांव के आर्थिक प्रजातंत्र की रही सही नींव को भी खत्म कर दिया। हिंदुस्तान के बारीक मलमल की खान ढाका अब 2/3 वीरान है यानी, और गांव के जुलाहों की हालत मत पूछो। जो भारतीय गांव अपने लोहार, कुम्हार, जुलाहे, कत्तिनों के कारण अपने को स्वतंत्र समझता था, अब उसके ये कारीगर हाथ पर हाथ धरे बैठे भूखे मर रहे हैं, और उनके लिए लंकाशायर, मॉन्चेस्टर, बर्मिंघम, शेफील्ड माल भेज रहे हैं। सिर्फ कपड़े को ले लो। 1814 ईस्वी में ब्रिटेन में भारत से 18,66,608 थान कपड़ा आया था, और 1835 ईस्वी में 3,76,086 थान। इन्हीं दोनों सालों में हमारे यहाँ 8 संख 18 खरब 20 अरब 85 करोड़ 17,77,277 गज विलायती कपड़े का जाना बढ़ गया। अब ढाका के मलमल को तैयार करने वाला भारत अपनी रुई को विलायत भेज कपड़ा बनवा रहा है। और कितना? हाल ही का आंकड़ा ले लो। ईस्वी 1846 में 10,75,309 पौंड की रुई यहां आई। कितनी क्रूरता, कितना अत्याचार! किंतु मेरे गुरु कहते हैं हमारा दिल रोता है विदेशियों के इस अत्याचार के लिए, किंतु हमारी बुद्धि खुश होती है इस पुराणपंथी गढ़ के पतन से। तब दोनों का दो रास्ता होगा। दोनों का दो रास्ता होता ही है ऐनी। माँ कितनी पीड़ा अनुभव करती है प्रसव के वक्त, किंतु साथ ही वो संतान की प्राप्ति का आनंद भी अनुभव करती है। बिना ध्वंस की रचना नहीं हो सकती। इन छोटे छोटे प्रजातंत्रों को तोड़े बिना एक शक्तिशाली बड़े प्रजातंत्र की नींव नहीं रखी जा सकती। जब तक भारतीयों की भक्ति केवल उनके ग्राम प्रजातंत्र तक सीमित है, तब तक बड़ी देशभक्ति, सारे भारत के लिए आत्मत्याग को वो नहीं प्राप्त कर सकते। अभी अंग्रेज सिर्फ जहाज, रेल, तार जैसे अपने व्यापार के सुभीते वाले यंत्रों को ही भारत में फैला रहे हैं, किंतु मार्क्स का कहना ठीक है।
जब रेलों के बनाने और मरम्मत के लिए अंग्रेज पूंजीपति भारतीय कोयले लोहे का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं, तो कितने दिनों तक वहीं सस्ते में इन सामानों को तैयार करने से वो परहेज करेंगे। भारतीय दिमाग भी साइंस के इन चमत्कारों को अपने सामने देखते हुए कब तक सोया रहेगा। अर्थात भारत में भी उद्योग धंधा और पूंजीवाद का फैलना लाजमी है। जरूर, अब इंग्लैंड में सामंतवादी जमींदारों की प्रभुता नहीं है यानी। हाँ, सुधार कानून 1832 ने इंग्लैंड के शासन की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में दे दी है, या पूंजीपतियों के शासनारूढ़ होने की सूचना है वो कानून। तुम ठीक कह रही हो। चार्टिस्टों की सभाओं और पत्रों ने तुम पर असर किया है नहीं? सभाओं के वक्त तो मुझे उतना होश न था, कुछ धूमिल सी स्मृति है। हाँ चाचा रसल, जानते हो मंत्रिमंडल में वो चार्टिस्टों के जबरदस्त दुश्मन थे कि मुंह से मैंने कितनी ही बार इस खतरनाक आंदोलन की बात सुनी है। एनी, क्या ये बात करते वक्त चचा वैसे ही बहादुर वक्ता के रूप में दिखलाई पड़ते थे जितना कि वो 12-12 लाख जनता के हस्ताक्षरों से पेश की गई कम करों की साधारण मांगों को पार्लियामेंट में ठुकराते वक्त मालूम पड़ते थे? नहीं प्रिय, वो अब भी डरते हैं। यद्यपि प्रभु मसीह के इस 1856वें साल में चार्टरवाद सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं डरेंगे यानी? सामंतों के राज्य को पूंजीपति बनियों ने जैसे ही खत्म कर अपना शासन शुरू किया, वैसे ही मजदूर भी इस थैली का राज्य खत्म करके ही छोड़ेंगे और मानवता का राज्य कायम करेंगे, जिसमें धनी गरीब बड़े छोटे काले गोरे का भेदभाव उठ जाएगा और स्त्री पुरुष का भी मंगी। हाँ, स्त्रियां भी पुरुषों के जुल्मों की मारी हैं। हमारे यहाँ का सामंतवाद तो अभी हाल तक सती के नाम पर लाखों औरतों को हर साल जलाता रहा है, और अब भी जिस तरह पर्दे में जकड़बंद जायदाद के अधिकार से वंचित हो वो पुरुषों के जुल्म को सह रही हैं, वो मानवता के लिए कलंक है। हमारे यहाँ की स्त्रियों को तुम स्वतंत्र समझते होगे क्योंकि हमें पर्दे में बंद नहीं किया जाता। स्वतंत्र नहीं कहता यानी, सिर्फ यही कहता हूं कि तुम अपनी भारतीय बहनों से बेहतर अवस्था में हो। गुलामी में बेहतर और बदतर क्या होता है मंगी? हमारे लिए पार्लियामेंट में वोट का भी अधिकार नहीं। बड़े बड़े शिक्षणालयों की देहली के भीतर हम पैर नहीं रख सकती। हम कमर को कसकर मुट्ठी भर की बना 60 गज के घाघरे को जमीन में सोहराते सिर्फ पुरुषों के वास्ते तितली बनने के लिए हैं। अच्छा, तो मार्क्स ने यह आशा दिलाई कि भारत में उद्योग धंधे और पूंजीवाद का प्रसार होगा, जिसके कारण एक ओर लोगों में साहस का अधिकाधिक प्रचार और प्रयोग होगा, दूसरी ओर वहां भी गांव में बिखरे बेकार किसानों और कारीगरों को कारखाने में इकट्ठा किया जाएगा। फिर वो अपनी मजदूर सभाएं कायम कर लड़ना सीखेंगे और फिर साम्यवाद का झंडा ले इंग्लैंड के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला मानव स्वतंत्रता की अपनी लड़ाई लड़ेंगे और दुनिया को पूंजीपतियों की गुलामी से मुक्त कर समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव का राज्य स्थापित करेंगे। किंतु ये तो सैकड़ों साल की बात है मंगी। साथ ही मार्क्स का कहना है कि यद्यपि अंग्रेजों ने साइंस की देन कल कारखानों से भारत को वंचित रखा है, किंतु साथ ही साइंस की दूसरी देन युद्ध के हथियारों से भारतीय सैनिकों को हथियारबंद किया है। यही भारतीय सैनिक भारत की स्वतंत्रता को लौटाने में भारी सहायक साबित होंगे। क्या ये नजदीक का समय हो सकता है? नजदीक नहीं यानी, वो समय आ गया है। अखबारों में पढ़ा ना, 7 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। हाँ, और बेईमानी से। बेईमानी और ईमानदारी पर हमें बहस नहीं करनी है। अंग्रेज व्यापारियों ने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया, किंतु अनजाने भी उन्होंने हमारी भलाई के कितने ही ठोस काम किए हैं। उन्होंने ग्राम प्रजातंत्रों को तोड़ विस्तृत देश को हमारे सामने रखा। उन्होंने अपने रेलों, तारों, जहाज़ों से हमारी कूपमंडूकता को तोड़ विशाल जगत के साथ हमारा नाता स्थापित किया। अवध का दखल करना कुछ रंग लाएगा और मैं इसी की प्रतीक्षा करता था यानी। मार्क्स के शिष्य से और क्या आशा की जा सकती है? गंगा का प्रशांत तट फिर अशांत होना चाहता है। बिठूर के विशाल महल में पेशवा का उत्तराधिकारी तख्त ही नहीं,
पेंशन से वंचित नाना छोटा अवध के अंग्रेजों के ताज़ा शिकार होने के वक्त से ही ज्यादा सक्रिय हो गया है। उसके आदमी अपने जैसे दूसरे पदच्युत सामंतों के पास रात दिन दौड़ लगा रहे हैं। उसके सौभाग्य से अंग्रेज एक और गलती कर बैठे, और वो गलती नहीं बल्कि नित नए होने वाले जगत में जीने का काम था। उन्होंने पहले की टोपी गोली वाली बंदूकों की जगह उनसे ज्यादा जोरदार कारतूसी बंदूकों को अपनी फौज में बांटा। इन कारतूसों को भरते वक्त दांत से काटना पड़ता। अंग्रेजों के दूरदर्शी दुश्मनों ने इससे फायदा उठाया। उन्होंने हल्ला किया कि कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी है। जानबूझकर अंग्रेज इन कारतूसों को सिपाहियों को दांत से काटने के लिए दे रहे हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान से हिंदू मुसलमान का धर्म उठ जाए और सब क्रस्तान बन जाए। काशीराज चेत सिंह के पौत्र मंगल सिंह का नाम बिजली की भांति सैनिकों में काम करता। ये मंगल सिंह जानता था, किंतु उसने कभी इस रहस्य को खुलने नहीं दिया। नाना और दूसरे विद्रोही नेता उसके बारे में इतना ही जानते थे कि वो अंग्रेजी शासन का जबरदस्त दुश्मन है। उसने विलायत में जाकर अंग्रेजों की विद्या खूब पढ़ी है, उनकी राजनीति का अच्छा जानकार है। विलायत में रहने के कारण उसका धर्म चला गया है, यद्यपि वो क्रस्तानी धर्म को नहीं मानता। मंगल सिंह को विद्रोही नेताओं के हार्दिक भावों को समझने में देर नहीं हुई। उसने देखा कि पदच्युत सामंत अपने अपने अधिकार को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए सब के अकेले शत्रु अंग्रेजों को एक होकर देश से निकाल बाहर करना चाहते हैं। उनके लिए जान देने वाले सिपाही उनकी नज़र में शतरंज की मोहरों से बढ़कर कोई हैसियत नहीं रखते थे। सिपाही धर्म जाने के डर से उत्तेजित हुए, और शायद कारतूस की चर्बी को मुंह से काटने से बचा दिए गए होते तो कंपनी बहादुर की जय जयकार वो अनंत काल तक मनाते। उसके लिए अपनी गर्दनों को कटाते रहते। और हिंदू मुसलमान के बीच की खाई, वो तो बिल्कुल नहीं कम हुई, बल्कि यदि विद्रोह सफल होता तो धर्म के नाम पर उभाड़े निरक्षर सिपाही अल्लाह और भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए अपने को और भी ज्यादा कट्टर धार्मिक साबित करने की कोशिश करते। इसके अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ख्याल उनके दिलों में काम कर रहा था तो वो था गांवों नगरों को लूटना। यद्यपि इस दोष के भागी सिपाहियों की थोड़ी संख्या थी, और शायद कम ही जगहों में उन्होंने इसे किया भी, किंतु हल्ला इतना हो गया था कि ग्रामीण जनता के ऊपर उनका डाकुओं जैसा आतंक छाया हुआ था। देश की मुक्तिदात्री सेना के प्रति ये ख्याल अच्छा नहीं था। पहले इन बातों को जानकर मंगल सिंह को निराशा हुई। वो चेत सिंह के सिंहासन को पाने के लिए नहीं लड़ने आया था। वो आया था समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृभाव के शासन को स्थापित करने, जिसमें जात पात हिंदू मुसलमान का भेदभाव भी वैसा ही अवांछनीय था जैसा कि अंग्रेज पूंजीपतियों का शासन। वो कूपमंडूकता की रक्षा के लिए नहीं आया था, बल्कि आया था भारत की सदियों की दीवारों को तोड़कर उसे विश्व का अभिन्न अंग बनाने। वो आया था अंग्रेज पूंजीपतियों के शोषण और शासन को उठा भारत की जनता को स्वतंत्र हो दुनिया के दूसरे देशों की जनता के साथ भ्रातृभाव स्थापित कर एक बेहतर दुनिया के निर्माण में नियुक्त करने। वो कारतूस की चर्बी के झूठे प्रचार को कभी पसंद नहीं कर सकता था, और न यही कि उसके द्वारा भारत में मजहब अपनी जड़ों को फिर मजबूत करे। नाना और दूसरे विद्रोही नेता स्वयं बढ़िया से बढ़िया विलायती शराबें उड़ाते थे, और मौका मिलने पर मद्य और शूकर मांस भक्षण करके आई गौरांग सुंदरियों के जूठे ओठों को चूसने के लिए तैयार थे। किंतु इस वक्त वो धर्म रक्षा के लिए सिपाहियों का नेतृत्व करना चाहते थे। किंतु इन सब दोषों के साथ जब एक बात पर मंगल सिंह ने ख्याल किया तो उसे अपने कर्तव्य के निश्चय में देर न लगी। भारत अंग्रेज पूंजीपति शासकों तथा हिंदुस्तानी सामंतों की दोहरी गुलामी में पिस रहा है, जिनमें सबसे मजबूत और सबसे चतुर है अंग्रेजों का शासन। उसके हटा देने पर सिर्फ स्वदेशी सामंतों से भुगतना पड़ेगा, जो कि भारतीय जनता के लिए अधिक आसान होगा। जनवरी का महीना था। रात को काफी सर्दी पड़ती थी, यद्यपि वो लंदन के मुकाबले में कुछ न थी। बिठूर में चारों ओर सुनसान था, किंतु पेशवा के महल के दरबान अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैद थे। उन्होंने अपने स्वामी के एक विश्वसनीय आदमी के साथ किसी अजनबी को महल के भीतर घुसते देखा, किंतु वो आजकल ऐसे अजनबियों को हर रात महल के भीतर घुसते देखा करते थे।
मंगल सिंह की नाना से ये पहली मुलाकात न थी, इसलिए वो एक दूसरे को भली प्रकार जानते थे। मंगल सिंह ने वहां अपने अतिरिक्त दिल्ली के पेंशनखोर बादशाह, अवध के नवाब, जगदीशपुर के कुंवर सिंह तथा दूसरे भी कितने ही सामंतों के दूतों को उपस्थित पाया। लोगों ने बतलाया कि बजबज, कलकत्ता, दानापुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ आदि छावनियों के सिपाहियों में विद्रोह की भावना कहाँ तक फैल चुकी है। ये आश्चर्य की बात थी कि इतनी बड़ी शक्ति के मुकाबले के लिए अपनी कुछ भी फौज न रखते हुए वो सामंत सिर्फ बागी पलटनों पर सारी आशा लगाए हुए थे, और जहां तक सैनिक विद्या का संबंध था प्रायः सारे ही नेता उससे कोरे थे, तो भी वो जनरल का पद स्वयं लेने के लिए तैयार थे। नाना ने बहुत आशाजनक स्वर में कहा, भारत में अंग्रेजों का राज्य निर्भर है हिंदुस्तानी पलटनों पर, और आज वो हमारे पास आ रही हैं। लेकिन सभी हिंदुस्तानी पलटनें हमारे पास नहीं आ रही हैं नाना साहेब। पंजाबी सिखों के बिगड़ने की अभी तक कोई खबर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बाकी पलटनों ने अंग्रेजों की ओर से लड़कर जिस तरह उनके पंजाब को पराजित किया, उसे स्मरण रखते हुए पंजाबी बदला लेना चाहेंगे। अंग्रेज बड़े होशियार हैं नाना साहब, नहीं तो पेशवा और नवाब अवध की भांति यदि उन्होंने दलीप सिंह को भी भारत में कहीं नजरबंद कर रखा होता तो आज हमें सारी सिख पलटन को अपनी ओर मिलाने में बड़ी आसानी होती। खैर, हमें याद रखना चाहिए कि सिख नेपाल और रियासतों की पलटनें हमारे साथ नहीं हैं, और जो देश की युद्ध में हमारे साथ नहीं है उन्हें हमें अपने विरुद्ध समझना चाहिए। आपका कहना ठीक है ठाकुर साहब, नाना ने कहा, लेकिन यदि आरंभिक अवस्था में हमने सफलता प्राप्त की तो फिर किसी देशद्रोही को हमारे खिलाफ आने की हिम्मत न होगी। एक बात का हमें और इंतजाम करना चाहिए। ये काम युद्ध छिड़ने पर करना होगा, किंतु उसके लिए आदमियों को अभी से तैयार करना होगा। लोगों को समझाना है कि हम देश को स्वतंत्र करने वाले सैनिक हैं। पूरब के प्रतिनिधि ने कहा, क्या इसके लिए हमारा अंग्रेजों से लोहा लेना काफी नहीं है? मंगल सिंह, हर जगह 24 घंटे लोहा नहीं बचता रहेगा। हमारे देश में बहुत से डरपोक या स्वार्थी लोग हैं जिनको अंग्रेजों की अजेयता पर विश्वास है। वो तरह तरह की खबरें फैलाएंगे। मैं तो समझता हूं पूरब, पश्चिम और मध्य 3 भागों में बांटकर हमें हिंदी उर्दू में 3 अखबार छापने चाहिए। नाना साहब, आपको अंग्रेजों का ढंग ज्यादा पसंद है ठाकुर साहब, किंतु आपने देखा ना कि बिना अखबार के हमने कारतूस की बात को फैलाकर कितने लोगों को तैयार कर लिया। मंगल सिंह, लेकिन लड़ाई के बीच में हमारे खिलाफ अंग्रेजों के नौकर चाकर जो बातें फैलाएंगे उसके लिए कुछ करना होगा नाना साहब। ये संभव नहीं है कि हम अंग्रेजों के सारे शासन यंत्र को एक ही दिन अपने अधिकार में कर लें। मान लीजिए उन्होंने अफवाहें फैलाई कि बागी फौज, स्मरण रखिए हमें इसी नाम से याद किया जाएगा, गांव शहर को लूटती, बाल बच्चों को काटती चली आ रही है। नाना साहेब, तो क्या लोग विश्वास कर लेंगे? मंगल सिंह, जो बात बार बार कही जाएगी और जिसके खिलाफ दूसरी आवाज नहीं निकलेगी उस पर लोग विश्वास करने लगेंगे। नाना साहब, मैं समझता हूं हमने कारतूस को ले धर्मद्रोही कहकर अंग्रेजों को इतना बदनाम कर दिया है कि उनकी कोई बात नहीं चलेगी। मंगल सिंह, मैं तो इसे सदा के लिए काफी नहीं समझता। खैर, एक बात और, हमारी इस लड़ाई को अंग्रेज सिर्फ बगावत कहकर दुनिया में प्रचार करेंगे, किंतु दुनिया में हमारे दोस्त और अंग्रेजों के बहुत से दुश्मन भी हैं जो हमारी स्वतंत्रता की कामना करेंगे। खासकर यूरोपियन जातियों में ऐसे कितने ही हैं। इसलिए हमें अपने युद्ध को सारे यूरोपियन लोगों के खिलाफ जहाद नहीं बनाना चाहिए और न लड़ने वाले अंग्रेज बाल वृद्ध स्त्रियों के ऊपर हाथ छोड़ना चाहिए। इससे युद्ध में हमें कोई लाभ न होगा, उल्टे खामोखा के लिए हिंदुस्तानी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। नाना साहब, ये तो सेनापतियों के ख्याल करने की बात है और मैं समझता हूं किस वक्त क्या करना चाहिए इसे वो खुद निश्चय कर सकते हैं। मंगल सिंह, आखिरी बात ये कहनी है कि जिस युद्ध के लड़ने में सिपाही अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं और हम साधारण जनता से भी सहायता की आशा रखते हैं, उसे सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों के झगड़े पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमें बतलाना चाहिए कि अंग्रेजों को निकालकर हम किस तरह का राज्य चलाना चाहते हैं। उस राज्य में लड़ने वाले सिपाहियों और जिन किसानों में से वो आए हैं
उन्हें क्या लाभ होगा? नाना साहब, क्या धर्मद्रोहियों के शासन को उठा देना उनके संतोष के लिए पर्याप्त न होगा? ये प्रश्न आपसे ही यदि पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आपके दिल में पेशवा की राजधानी पूना में लौटने की इच्छा नहीं है? क्या नवाबजादा के दिल में लखनऊ के तख्त का आकर्षण नहीं है? जब आप लोग कारतूस और अंग्रेजों के राज्य के निकालने से अधिक की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए आप जान की बाजी लगाने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं बेहतर होगा हम भी साधारण जनता के सामने उसके लाभ की भी कुछ बातें रखें। जैसे हम गांव-गांव में पंचायतों को कायम करेंगे जिसमें कम खर्च में लोगों को न्याय प्राप्त हो। हम सारे मुल्क की एक पंचायत बनाएंगे जिसको गांव-गांव की प्रजा चुनेगी और जिसका हुक्म बादशाह पर भी चलेगा। हम जमींदारी प्रथा को उठा देंगे और किसान और सरकार के बीच कोई दूसरा मालिक न रहेगा। जागीर जिसको मिलेगी उसे सिर्फ सरकार को मिलने वाली मालगुजारी के पाने का हक होगा। हम कल कारखानों को बढ़ाकर अपने यहाँ के सभी कारीगरों को काम देंगे और कोई बेकार नहीं रहने पाएगा। हम सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और बांध बनाएंगे जिससे करोड़ों मजदूरों को काम मिलेगा। देश में कई गुना बेशी अनाज पैदा होगा और किसानों के लिए बहुत से नए खेत मिलेंगे। मंगल सिंह की बातों पर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करना चाहा। सबने ये कहकर टाल दिया कि ये तख्त के हाथ में आने के बाद की बात है। चारपाई पर लेटने पर बड़ी देर तक मंगल सिंह को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था, ये साइंस का युग है। रेल, तार, स्टीमर के जादू को ये खुद देख रहे हैं। दिया सलाई, फोटोग्राफी और बिजली के प्रकाश के युग में हम घुस रहे हैं, किंतु ये लोग पुराने युग के सपने देख रहे हैं। तो भी इस घोर अंधकार में एक बात उसे स्पष्ट मालूम होती थी, इस लड़ाई को सिर्फ जनता के बल पर ही जीता जाएगा, जिसके कारण जनता अपने बल को समझेगी। विलायती पूंजीपतियों ने जिस तरह विलायत के मजदूरों की शक्ति से मदद ले अपने प्रतिद्वंद्वियों को हटा उन्हें अंगूठा दिखा दिया, उसी तरह ये भारतीय सामंत भी भारतीय जनता, सिपाहियों, किसानों के साथ काम निकल जाने पर भले ही गद्दारी करें, किंतु वो जनता से उनके आत्मविश्वास को नहीं छीन सकते और न बाहरी शत्रुओं से बचने के लिए साइंस के नए नए आविष्कारों को अपनाने से इनकार कर सकते। रेलों की पटरियां, तार के खंभे, कलकत्ता में बनते भाप के स्टीमर अब भारत से विदा नहीं हो सकते। मंगल सिंह का विश्वास इन दकियानूसी सामंतों पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मानव की परिवर्तनकारिणी शक्ति जनता पर था। 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल सिंह मेरठ के पास थे जब सिपाहियों ने वहां विद्रोह का झंडा उठाया। बहादुर शाह के प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें सिपाहियों की एक टुकड़ी को अपने प्रभाव में लाने का मौका मिला। सामंत नेता मंगल सिंह की योग्यता के कायल थे, किंतु साथ ही ये भी समझते थे कि उसका उद्देश्य उनसे बिल्कुल दूसरा है। इसीलिए मंगल सिंह को दिल्ली की ओर न भेजकर उन्होंने पूरब की ओर रवाना किया। कौन कह सकता है, मेरठ से पूरब और पश्चिम की ओर फूटने वाले इन रास्तों ने भारत के उस स्वातंत्र्य युद्ध के भाग्य में पूरब पश्चिम का अंतर नहीं डाल दिया। दिल्ली की ओर जाने वाली सेना को मंगल सिंह जैसा नेता चाहिए था, जो कि दिल्ली की प्रतिष्ठा को पूरी तौर से विजय के लिए इस्तेमाल कर सकता। मंगल सिंह की टुकड़ी में 1000 सिपाही थे, जो विद्रोह के दिन से ही समझने लगे कि हम सभी जनरल हैं। मंगल सिंह को 1 हफ्ता लग गया इसे समझाने में कि सिर्फ जनरलों की फौज कभी जीत नहीं सकती। सेना में मंगल सिंह को छोड़ उच्च सैनिक विद्या का जानकार दूसरा आदमी न था, और यही बात सभी विद्रोही सेनाओं के बारे में थी। मंगल सिंह को एक जगह ठहरकर शिक्षा देने का मौका न था। उस वक्त जरूरत थी अधिक से अधिक जिलों में अंग्रेजों की शक्ति को तुरंत खत्म करने की। गंगा पार हो रुहेलखंड में दाखिल होते ही हर रात को मंगल सिंह ने सिपाहियों को नियम से अपने राजनीतिक ध्येय को बतलाना शुरू किया। सिपाहियों को समझने में कुछ देर लगी। उनके मन में कितने ही संदेह उठते थे। मंगल सिंह ने उनका समाधान किया। फिर मंगल ने फ्रांस की 2 क्रांतियों 1792 और 1848 के इतिहास को सुनाया। ये भी बतलाया कि कैसे वेल्स के अंग्रेज मजदूरों ने हिंदुस्तान में शासन करने वाली इन्हीं अंग्रेज बनियों के खिलाफ तलवार उठाई और बड़ी बहादुरी से लड़े। उन्हें अपने संख्या बल से बनिए दबा सके, किंतु उनके जीते अधिकारों को बनिए छीन नहीं सके।
समझकर लड़ने वाले इन सिपाहियों का बर्ताव ही बिल्कुल बदल गया था। उनमें से हर एक आज़ादी की लड़ाई का मिशनरी था, जो गांवों, कस्बों, शहरों के लोगों में अपनी बात, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में विश्वास और सम्मान पैदा करता था। अंग्रेजी खजानों के एक एक पैसे को ठीक से खर्च करना, जरूरत होने पर लोगों से कर उगाहना, किंतु स्थानीय पंचायत कायम कर उसे तथा लोगों को समझा उनकी मर्जी और क्षमता के अनुसार किसी भी चीज को बिना दाम के न लेना, और मंगल सिंह का हर जगह हजारों की भीड़ में लोगों को समझाना, ये ऐसी बातें थीं जिनका प्रभाव बहुत जल्द मालूम होने लगा। झुंड के झुंड तरुण आज़ादी की सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। मंगल सिंह ने सैनिक कवायद, परेड ही नहीं, गुप्तचर, रसद प्रबंध आदि की शिक्षा का प्रबंध किया। हकीमों और वैद्यों की टुकड़ी अपने साथ शामिल की। सामंतशाही लूट रिश्वत की गंदगी को दूर करने के लिए शिक्षितों में देशभक्ति के भारी डोज की जरूरत थी, और इस वक्त उसका देना आसान न था। तो भी जो 2 दिन भी मंगल सिंह के साथ रह गया, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सिपाहियों के बीच उनसे हंसकर बातचीत करते मंगल सिंह को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो इतनी बड़ी पलटन, आखिरी वक्त उसकी सेना 2000 तक पहुंची थी, का जनरल होगा। साथ ही उसके इशारे पर जान देने के लिए पलटन का एक एक जवान तैयार था। मंगल सिंह ने सदा सिपाहियों के चौके की रोटी खाई। वो सदा उन्हीं की तरह कंबल पर सोया और खतरे के मुकाम पर सबसे आगे रहा। उसने बंदी अंग्रेज स्त्री पुरुषों को बहुत आराम से रखा। उन्हें भी सेनापति की भद्रता को देखकर आश्चर्य होता था, क्योंकि उस समय के यूरोप में भी कैदियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं देखा जाता था। मंगल सिंह रुहेलखंड के 4 जिलों में गया और उसने चारों का बहुत सुंदर प्रबंध किया। नाना साहब ने 5 जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई, और 1.5 महीना भी नहीं बीतने पाया कि 18 जुलाई को उसे अंग्रेजों के सामने हार खानी पड़ी। हवा का रुख मालूम होते मंगल सिंह को देर न हुई, तो भी उसने आज़ादी के झंडे को जीते जी गिरने नहीं दिया। अंग्रेजों की पलटन ने अवध की निहत्थी जनता का कत्लेआम शुरू किया, औरतों के प्राण और इज्जत को पैरों तले रौंदा। ये सब सुनकर भी मंगल सिंह और उसके साथियों ने किसी बंदी अंग्रेज पर हाथ नहीं उठाया। वर्षा के समाप्त होते होते सभी जगह विद्रोहियों की तलवार हाथ से छूट गई थी, किंतु रुहेलखंड और पश्चिमी अवध में मंगल सिंह डटा हुआ था। चारों ओर से अंग्रेज, गोरखा और सिख फौजें उस पर आक्रमण कर रही थीं। स्वतंत्रता के सैनिकों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी। मंगल सिंह ने भविष्य को समझाकर बहुतों को घर भेज दिया, किंतु मेरठ से उसके साथ निकले उन 1000 सिपाहियों में एक भी उसका साथ छोड़ने के लिए राजी न हुआ। और आखिर में उसने वो नज़ारा देखा जिसने मृत्यु को मंगल सिंह के लिए आनंद की चीज बना दिया। मरने के लिए उसकी इस छोटी टुकड़ी में ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गूजर, हिंदू, मुसलमान का भेद जाता रहा। सब एक साथ रोटी पकाते, एक साथ खाते। इस प्रकार उसने हिंदुस्तान की एक जातीयता का नमूना उपस्थित किया। बिंदा सिंह, देवराम, सदाफल पांडे, रहीम खां, गुलाम हुसैन, मेरठ के 5 सिपाही मंगल सिंह के साथ रह गए थे, जबकि आखिर बार गंगा में नाव पर दोनों ओर से वो घिर गए। बंदी अंग्रेज नरनारियों की प्रार्थना पर अंग्रेज जनरल ने माफी की घोषणा करके बहुत चाहा कि मंगल सिंह आत्मसमर्पण कर दे, किंतु मंगल सिंह ने इसे कभी नहीं माना। आज भी उससे कहा गया, किंतु उसने गोलियों से इसका जवाब दिया। आखिर में गंगा में 6 लाशों को लेकर नाव जब बह चली तो उसे पकड़ा गया। अंग्रेजों ने उस समय भारत की वीरता की पूजा की। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कथा संग्रह वोल्गा से गंगा की 18वीं कहानी मंगल सिंह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।